बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटे हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, जिसका नाम है द सेल। इसका आज जो हमने प्रीवियस टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो था साइटोप्लाज्म। आज जो टुडे हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने ये न्यूक्लियस की, सिर्फ सेल की नहीं, ये पूरा सेल नहीं है स्टूडेंट, ये सिर्फ न्यूक्लियस है जिसमें उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने प्रोमिनेंट करके यहाँ पे बनाए हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से उसको क्लियर हो, उनको समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियस किस सेल में होता है। आप लोगों को पता है, एज यू नो वेरी वेल, प्रीवियस वीडियोस में बताया है, यूक्रियोटिक सेल। कौन सा सेल स्टूडेंट्स? यूक्रियोटिक जो सेल होता है ना, आप लोगों को पता है ये प्रोमिनेंट सेल होता है। प्रोमिनेंट इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें हम एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स सेल हैं उनके बीच में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आप लोग अब देखें, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम को जो लेबलिंग की है वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, देखें जरा। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, आप लोगों को पता है न्यूक्लियस क्या है? जो सेल के मिड में, प्लांट के तो साइड पे होता है क्योंकि उसमें वैक्यूल आ जाता है। अगर हम इस तरह एग्जांपल ले तो प्लांट में मिड में वैक्यूल आ जाता है और साइड पे क्या चला जाता है? न्यूक्लियस। जबकि हम एनिमल सेल की बात करें तो उसके मिड में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस का काम होता है पूरे सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, जैसे ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। अब देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड तो है लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आ जाती है। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में है उसमें हमें ये न्यूक्लियर एनवेलप नजर आए। ये ब्लैक कलर का जितना भी पोर्शन है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। और आप लोग देखिए उसी एनवेलप के ऊपर, जैसे हम कोई लिफाफा नहीं होता, जैसे उसमें किसी चीज को हमने रैप किया होता है, इसको स्टोर किया होता है, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसी एनवेलप के ऊपर ये पोर्स हैं, क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है, ये कुछ मटेरियल्स को अंदर जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। ओके जो स्टूडेंट, इसमें जो पोर्स नजर आ रही है ना वो उसी एनवेलप के ऊपर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर हम कहते हैं इसके ऊपर जो सुराखदार हमें ये जाली टाइप कुछ नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियर पोर है। अब इसमें ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर मटीरियल होगा, जाहिर है न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल होगा। इसे स्टूडेंट कहते हैं क्रोमाटिन। ये न्यूक्लियर सेल डिवाइड होने से पहले होता है। जैसे ही इसने डिवाइड होना होता है, ये खुद को इतना कंडेंस करता है कि अंडर माइक्रोस्कोप जैसे हम इसे देखेंगे तो हमें क्रोमोसोम नजर आएगा, और हर क्रोमोसोम स्टूडेंट अपनी कॉपी के साथ मौजूद होता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्मॉल बॉडीज होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। ठीक है, डार्क स्पॉट, यानी कि आप न्यूक्लियोलस को समझ लें इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, यानी कि ये राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ पे राइबोसोम बन रहा होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हमने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया। अब हम ऐसा ऐसा ऐसे इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, न्यूक्लियस सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और ये भी हमने बता दिया कि इनके अंदर होता है, यूक्रियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि इन ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं कि लोकेशन, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने हेडिंग बना लेनी है, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर मेच्योर सेल्स की बात करें, ठीक है, अगर प्लांट सेल की बात करें तो हमने आगे भी मैंने ऊपर बताया, प्लांट सेल में ये साइड पे पुश असाइड, वो जो हमारे पास वैक्यूल होता है ना, ये न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है इस तरीके से। ठीक है, ये अगर प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, तो ये इसको साइड पे कर देता है क्योंकि ये मेच्योर सेल हो जाता है, तो ये खुद को बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये स्वेलअप कर लेता है वेस्ट मटेरियल वाटर के एब्जॉर्ब करने के बाद, तो न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहां पे न्यूक्लियस मिड में रहता है। ठीक है, एनिमल सेल में स्टूडेंट्स कहाँ पे रहता है? एनिमल सेल में बिल्कुल कहाँ पे होता है? सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले, प्लांट सेल पुश टू साइड ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूम एंड न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियर पोर, फिर नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास न्यूक्लियर न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और लास्ट पे आ जाता है न्यूक्लियोलस। ओके जी स्टूडेंट,
न्यूक्लियर एनवेलप को सबसे पहले देखें तो न्यूक्लियर एनवेलप की आप लोग डेफिनेशन साथ साथ देखते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रही, आप लोग साथ साथ देखते जाए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। अब आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर पोर। तो आप लोग देखेंगे इट इज अ सेमी परमिएबल एंड हैज मैनी स्मॉल पोर। एक तो ये सेमी परमिएबल है, ठीक है, कुछ चीजों को अपने अंदर परमिशन से निकला है ना, तो कुछ चीजों को अपने अंदर आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी। सेमी परमिएबल के साथ ये इसमें क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स की वजह से हमने इसको पोर्स स्टूडेंट कहते हैं सुराख को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। तो हम कहते हैं इनर जेली लाइक मटेरियल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे शायद मैंने शो नहीं किया, इसके अंदर भी जितना ये मटेरियल नजर आ रहा है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि इनर, ये इसके फंक्शन में साथ साथ लिख रही हूँ, इनर जेली लाइक, ये उसकी लोकेशन होगी, इनर में प्रेजेंट होता है। और किस तरह से होता है? कॉम्पोजिशन इसका क्या है? जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। कुछ मतलब सब उन्होंने एक्सप्लेन इस पैरा में किया है, और साथ साथ इस पैराग्राफ में उन्होंने बता दिया है उनकी लोकेशन, उनकी कॉम्पोजिशन, और साथ साथ उनके फंक्शन बता दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियोलाई, ठीक है, या न्यूक्लियोलस भी उसको कहते हैं। सिंगुलर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल बॉडीज हैं, बहुत सारी स्मॉल बॉडीज जो कि प्रेजेंट होती हैं, तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियोलस का, ठीक है। राइबोसोम और असेंबल, ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम, मैंने बताया ना स्टार्ट में कि फैक्ट्री या बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पे असेंबल होते हैं आके, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम क्रोमाटिन, जो हमारा मेन यहाँ पे है क्रोमाटिन, क्रोमोसोम के बारे में है, ठीक है। तो क्रोमाटिन क्या होता है? ठीक है, देखिए जी स्टूडेंट्स, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके जी स्टूडेंट, देखिए जी हमारे पास आ जाता है फाइन थ्रेड लाइक, ठीक है। आप लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। फाइन थ्रेड लाइक जितने भी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर नजर आता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? वो क्रोमाटिन होता है। आप लोग देखेंगे इस तरह से, यानी कि सेल के डिवाइड होने से पहले ही क्या मौजूद होता है? क्रोमाटिन। जैसे ही सेल ने डिवाइड होना होता है, ये उसको इतना कंडेंस करता जाता है, ठीक है। फिर अंडर माइक्रोस्कोप जैसे हम इसको देखें तो हमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है, और हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी के साथ मौजूद होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब आप लोग देखें कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये किससे मिलकर बना है स्टूडेंट? ये डीएनए, इसमें डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, और डीएनए के साथ डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है। डीएनए कंटेन जीन्स। अब डीएनए के पास क्या होता है स्टूडेंट? अगर ये डीएनए मैं बनाऊं ना, तो डीएनए के ऊपर इस तरह से कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो हमारा आई कलर, हेयर कलर, और ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है। डीएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इसका काम ये भी होता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। जो हमें अपने अबाऊ अजदाद से, जो हमें अपने पेरेंट्स से जो भी करेक्टर्स मिलते हैं, लाइक आई कलर हो सकता है, ठीक है, आई कलर यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अलावा हेयर कलर हो सकता है, हेयर कलर के अलावा हमारी हाइट होती है, इंटेलिजेंस होती है, यानी कि इनहेरिट आई कलर, और इसके साथ हमारी हाइट हो सकती है स्टूडेंट, इंटेलिजेंस इसके साथ हमारी हो सकती है स्टूडेंट। इनको ये जो हेरिडिटी करेक्टर होते हैं ना, इनको कहा जाता है हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी का मतलब ही है ट्रांसमिशन का, हेरिडिटी, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोक्रियोटिक सेल में। आप लोगों को पता है प्रोक्रियोटिक सेल एक सिंपल सेल होता है, क्या उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नो, प्रोक्रियोटिक सेल में बिल्कुल भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसमें जस्ट क्या होता है, यानी कि ये नहीं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास आ जाता है प्रोक्रियोटिक सेल, ठीक है, तो उसमें सेल तो होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ये डीएनए, ये मटेरियल ऐसे फ्लॉट कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं प्रोक्रियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लेकिन हाँ उनके पास क्रोमोसोम होता है जो डीएनए से मिलकर बना होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रोक्रियोटिक सेल के पास प्रेजेंट नहीं होता। आई होप मैंने सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं क्लियर कर दी हैं, लोकेशन, उनके कॉम्पोजिशन, उनके स्ट्रक्चर्स। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।